तो हम लोग अनुच्छेद 16 पर बात कर रहे थे और बात आई थी कि नियोजन के मामलों में समता है, और यह बार बार दोहराने की बात नहीं है कि वर्गीकरण से समता को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। यदि वर्गीकरण का आधार वास्तविक है, युक्ति संगत है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, और वर्गीकरण का जो उद्देश्य है उससे उसका एक युक्ति संगत संबंध जुड़ रहा है, तो वर्गीकरण ये समता को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि समता को वास्तव में यथार्थ के धरातल पर संभव बनाता है। ये अपोजिट नहीं है, ये एक दूसरे का सहयोग करने वाले विचार। वर्गीकरण के अभाव में समता होगी, ऐसा सोचना ही मूर्खता होगी, क्योंकि समाज में जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, अर्थात भारत के नागरिक या व्यक्ति, वही प्राकृतिक दृष्टिकोण से अर्थात क्षमताओं के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न क्षमताओं के हैं। इसलिए अगर वर्गीकरण के बिना समता लाने का प्रयास किया गया तो समता ये उपलब्ध हो ही नहीं सकती। यथार्थ के धरातल पर समता को उपलब्ध करने का एकमात्र जो व्यवहारिक उपाय है वो वर्गीकरण ही है। लेकिन उपाय जो आपका ट्रिक है वो कभी सामान्य स्थिति की बराबरी नहीं कर सकते। उपाय सदैव उपाय है। इसलिए हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि उपाय अपनाने की जरूरत ये कम से कम रहे। सेना, पुलिस ये सुरक्षा का उपाय है, ये आदर्श दशा नहीं है। आदर्श स्थिति यह है कि सेना और पुलिस ये समाज से विदा हो जाए। हमें जो प्रयास करना चाहिए उसका जो डायरेक्शन हो, उसकी जो दिशा हो हमारे प्रयासों की, वो सदैव ये हो कि सेना और पुलिस जैसे संगठन ये समाज से तुरंत खत्म हो जाए। ठीक है, देशभक्ति सिखाने वाले संगठन यदि समाज में हैं तो ये इस बात की सूचना है कि समाज अत्यंत पतित दशा में है। आपको इतनी भी तमीज नहीं कि हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। जो जानवरों को, कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से स्थान साफ कर लेता है। आपको सिखाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन चलाना पड़ रहा है। आप जानवरों से गए कुछ नहीं, और आप अहंकार में कितने हैं कि आप कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ये किस आधार पे आप कहते हैं? कौन से मामले में आप सर्वश्रेष्ठ हैं? कौन से मामले में? एक भी मामले में तो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि कोई मामला बता दीजिए अगर आप में समाज का, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, तो बंदरों में भी समाज का कॉन्सेप्ट है, मक्खियों में समाज का कॉन्सेप्ट है। रानी मक्खी होती है, श्रमिक मक्खियां होती हैं, तो श्रम विभाजन वहां भी है। कौन सी ऐसी चीज है जो आप में है और उनमें नहीं है? सिवाय अभिव्यक्ति के। एक बार हमने बात की थी इस विषय पर, तो सिर्फ एक चीज, इसके कारण आप बहुत बड़े हो गए। आप जरा सोचो तो, आप कहां खड़े हो? आपको सफाई सिखाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन चलाना पड़े, और ये एक युग की बात नहीं, ये एक युग की बात नहीं, ये हर युग की है, ठीक है, और हर वक्त की है। अगर ऐसा ना होता तो राम
आ गए थे, बात खत्म हो गई थी। राम के आ जाने के बाद दुनिया ठीक रहती, कृष्ण के आने के बाद दुनिया ठीक रहती। ठीक है, इनके यहां तो 1,24,000 नबी और बताएं, उनमें से 4 रसूल बताएं, ईसा, मूसा, इब्राहिम, ठीक है, और आपका हजरत मोहम्मद। 4 रसूल और नबी दोनों हैं, बाकी 1,24,000 नबी हैं। तो एक की जरूरत थी, बस बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, ठीक है, हर बार वैसी ही दशाएं समाज में नहीं। तो अगर समाज में सुधारक आ रहे हैं, इसका मतलब ये समाज ठीक दशा में नहीं। तो उपाय, इसकी जरूरत, इसका उपयोग कम से कम हो, यही सबसे ठीक बात है। इसलिए अनुच्छेद 14 जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन एक और उसका फेसेट अनुच्छेद 14 का आया था, और उसमें कहा था उन्होंने कि राज्य का यह दायित्व है कि ऐसा समाज निर्मित करे कि वर्गीकरण की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, समतापूर्ण समाज, इसका निर्माण भी लक्ष्य है, और इसके लिए मनमानेपन का अभाव यह सुनिश्चित करना होगा राज्य में। ये बात भी आई थी। तो प्रत्येक बार जब भी हम लोग समानता के अधिकार को पढ़ेंगे तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि वर्गीकरण और समता ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि वर्गीकरण एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से समता को सुनिश्चित किया जा सकता है। हां, यह बिल्कुल ठीक है कि वर्गीकरण मात्र एक उपाय है, और उपाय लगातार उपयोग करना पड़े। यह स्थिति स्वीकार करने की योग्य नहीं हो सकती, और इस स्थिति को बदलना ही चाहिए। स्थिति यहां आनी चाहिए कि वर्गीकरण ये करना ही ना पड़े, और हम विधि के समक्ष समता एक विधि के माध्यम से सबको उपलब्ध करा सके, ऐसी स्थिति आनी चाहिए। लेकिन जो आना चाहिए वो आइडियल होता है, वो आदर्श होता है, और आदर्श कभी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन हमारी यात्रा हमें हमेशा आदर्श की दिशा में ही होनी चाहिए, यही सिद्धांत है। तो इस समानता के सूत्र का विस्तार रोजगार के क्षेत्रों में ये हम लोगों ने देखा था, और उस पर बात की थी। और अनुच्छेद 16 एक कह रहा था रोजगार के मामलों में यह शब्द प्रयोग हुआ था। तो रोजगार के मामले देखने पड़ेंगे, ठीक है, उनमें समता। रोजगार के मामले हमने कहा था सबसे पहली नियुक्ति, सबसे पहली चीज तो नियुक्ति है, लेकिन नियुक्ति तक रोजगार का मामला सीमित हो, यह बात नहीं है। नियुक्ति, प्रमोशन, सीनियोरिटी, ट्रांसफर, टर्मिनेशन, प्रोबेशन और वेतन भी, ये सारे रोजगार से संबंधित मामले। उसने कहा कि राज्य, आप अनुच्छेद 16 देखेंगे, कहते राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। नियोजन और नियुक्ति संबंधी विषयों में, नियोजन में और पद में, ये नहीं कहा, नियोजन और नियुक्ति से संबंधित विषयों। तो नियोजन से संबंधित विषय फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो यही है कि कौन उस नियोजन पर नियुक्त हो, कौन
उस नियोजन के अंतर्गत नियुक्त हो, कौन उस पद पर आसीन हो। सबसे पहला विषय तो यही है। मूर्खों की तरह लागू करेंगे तो भारत के सारे नागरिक, और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से लागू करेंगे तो इसी फ्रेज में हमें वर्गीकरण करना पड़ जाएगा। अगर मूर्खों की तरह लागू करें तो पद और नियुक्ति ये पहले आओ और पहले पाओ इसके आधार पर खुले रहेंगे। जो पहले आएगा वो नियुक्त हो जाएगा। लेकिन हमने पिछले क्लासेस में कहा है कि कोई नियोजन, कोई नियुक्ति आपको नियोजित और नियुक्त करने के लिए नहीं बनी है कि आप नियोजित हो जाए और नियुक्त हो जाए, इसके लिए नहीं बनी। और ये सुनते ही आपको बड़ा खराब लगता है, क्योंकि आप तो ये मानकर आए हैं ना कि मेरा कर्तव्य तो कुछ है ही नहीं, हमारे तो सिर्फ अधिकार हैं। सरकार को, राज्य को आपके पक्ष में सब कुछ करना चाहिए और आपको कुछ नहीं करना चाहिए। यह आपकी बेसिक मान्यता है। सरकार को आपको सब सुविधाएं देनी चाहिए और टैक्स कोई नहीं लेना चाहिए। कहां से लाए सरकार, इससे कोई मतलब ही नहीं। बिजली 24 घंटे आनी चाहिए और बिजली का पैसा एक नहीं देना चाहिए। ईश्वर करे वो दिन आए कि देश इतना रईस हो सके, ठीक है। लेकिन जहां बहुत रईस हैं वहां भी नहीं, वहां भी ऐसा नहीं हो पा रहा है और दुनिया में कभी ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। टैक्सेस ये राज्य ने हमेशा वसूले, लेकिन आपकी तो मान्यताएं अजीब हैं। तो क्या कहता, नियोजन और नियुक्ति से संबंधित विषय है कि आपको नियुक्त करना, आपको नियोजित करना लक्ष्य नहीं है। प्रत्येक नियोजन और प्रत्येक नियुक्ति राष्ट्र जीवन में एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जा रही है और उस उद्देश्य की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। हर उद्देश्य की प्राप्ति, इसे करने के लिए एक विशेष प्रकार की क्षमता चाहिए। प्रशासक हम नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन जहां पर एक केयरिंग पर्सनालिटी की जरूरत है वहां प्रशासक बेहतर ढंग से काम नहीं कर सकता, ठीक है। जहां केयरिंग पर्सनालिटी की जरूरत है, जहां संवेदनशील व्यक्ति की जरूरत है वहां वो चाहिए, और जहां एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है वहां धूर्त व्यक्ति चाहिए। बड़ी अजीब मान्यताएं हैं आपकी। आप एडमिनिस्ट्रेटर को पहला बहुत अच्छी कोटि का नागरिक मानकर चलते हो, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर की पहली क्वालिटी होती है कि वो धूर्त होता है, उसे इससे कोई मतलब नहीं क्या सही है, उसे इससे मतलब होता है सही दिखे, सही चले, उसे इससे मतलब होता है। और सही होना और सही चलना और सही दिखना ये सब अलग अलग बात है। आपके हिसाब से डीएम सबसे बेहतर आदमी होता है, क्योंकि दुनिया के किसी हिस्से में कभी भी किसी भी सरकारी अधिकारी को बेहतर आदमी नहीं माना गया है, दुनिया के किसी भी हिस्से में। और आप इतने मूर्ख हैं, जब आईएएस की लिस्ट आउट होती तो आप अपनी अपनी जाति के उम्मीदवारों की लिस्ट अपलोड करते हैं, ठीक है। आप इतने बड़े बेवकूफ हैं, ठीक है। क्या कहा जाए, कहां तक बात की जाए। तो प्रत्येक नियोजन और प्रत्येक नियुक्ति एक निश्चित उद्देश्य के लिए है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता अलग अलग लोगों में है। तो उन लोगों को वर्गीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अन्य लोगों से अलग करना पड़ेगा, ठीक है। और इस संबंध में अलग करने की जो प्रक्रिया होगी, अर्थात जो अंतरक होगा, वो ऐसा होना चाहिए जो बुद्धिमत्तापूर्ण दिखे, जो तर्कपूर्ण दिखे, जो वास्तविक दिखे। अर्थात एक आम व्यक्ति को ऐसा लगे कि इस अंतरक को लगाकर जो नागरिकों का वर्ग अलग किया गया है शेष नागरिकों के वर्ग से,
डेफिनेटली ये नियुक्ति और ये नियोजन जिस लिए है उसको ये नागरिकों का वर्ग पूरा करने की अहर्ता रखता है, ये दिखाई देना चाहिए। और यदि ऐसा है तो कहा जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन जो अंतरक के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है उसका चयन बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से हुआ है, ये कहा जाए। और उसके बाद अब ये एक वर्ग बन गया जो उस योग्यता को धारित करता है जिसकी आवश्यकता उस नियोजन और नियुक्ति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। बात अभी खत्म नहीं हुई, अब इन नागरिकों के वर्ग से हमें उत्कृष्ट का चयन करना है, सबसे बेहतर जो उस नियोजन और नियुक्ति के उद्देश्य को पूरा कर सकता है। अब हम फिर एक सिलेक्शन प्रोसेस ये शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम एक सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करेंगे और उस सिलेक्शन प्रोसेस को भी युक्ति संगत होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए। और अब इस वर्ग में से जो हमने शेष नागरिकों के वर्ग से अलग कर लिया है, इसमें से योग्यतम का चुनाव उस नियोजन और नियुक्ति के लिए करेंगे। और फिर जब वो वहां पहुंच जाएगा तो उस नियोजन और नियुक्ति पर आए हुए लोगों का एक वर्ग बन जाएगा और फिर उस वर्ग में भी हम नियोजन से संबंधित विषय अर्थात वेतन, छुट्टी, पेंशन, टर्मिनेशन, प्रोवेशन, ट्रांसफर, प्रमोशन, इसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन वर्गीकरण वहां भी परमिसेबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि वर्गीकरण विरोधी नहीं है, वर्गीकरण ठीक है, ठीक है। और इस प्रकार जब हम चलेंगे तो नियोजन संबंधी मामलों में समता ये हम ग्राउंड रियलिटी यथार्थ के धरातल पर सुनिश्चित और संभव बना सकेंगे, ये तरीका है। अब सवाल ये है, हम लोगों ने बात की थी कि सबसे पहली चीज नियुक्ति है, तो नियुक्ति में नागरिकों के सभी वर्गों को समान अवसर देना है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन फिक्स करना गलत नहीं है, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस चलाना गलत नहीं है, लेकिन कैसे चलाएं ये भी बात, ठीक है। पहली चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन जो आप फिक्स करेंगे, ठीक है, वो अंतरक होंगे ताकि योग्य नागरिकों के शेष वर्ग से अलग किया जा सके उस पद और नियोजन के दृष्टिकोण से। बाकी योग्यता अन्य दृष्टिकोणों से हम नहीं आंक रहे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो आईएएस हो गया या जो आईपीएस हो गया वो योग्य है, नहीं, बात सिर्फ इतनी है वो उस नियोजन और नियुक्ति के लिए योग्य है। बात यह है वो योग्य नहीं है, उससे योग्य हम हो सकते हैं, उससे योग्य कोई हो सकता है। वो योग्य है तो कबीर के अयोग्य है जिन्हें पढ़कर वो आईएएस हो गया, कि कौन योग्य है? वो योग्य उस नियोजन और नियुक्ति के दृष्टिकोण से, ठीक है, योग्य नहीं। आपकी योग्य की डेफिनेशन कंपटीशन में सफलता इसके आधार पर हो गई, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अयोग्य है, वो तो सीडीएस से बाहर कर दिए गए, ठीक है, लेकिन वो मिसाइल मैन कहलाए और शायद सीडीएस में सेलेक्ट हो गए होते तो वही क्या कहें अहबाब के क्या कार्य नुमाया कर गए, पैदा हुए, बीए हुए, ठीक है, शादी की और मर गए, तब शायद ये किया होता, ठीक है। कौन योग्य है? ये चुनाव, ये चयन योग्यता का आधार नहीं, ये उस पोस्ट के दृष्टिकोण से चुनाव का, ठीक है, योग्यता का आधार है। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन जो फिक्स करेंगे और जो सिलेक्शन का प्रोसेस अपनाएंगे, इसका एक युक्ति संगत संबंध उस नियुक्ति और उस पद से होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। और सिलेक्शन प्रोसेस है, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन के साथ जो आएगा वो योग्य है, ये नहीं है,
इसमें सुधार की जरूरत है, वो उस पद और नियोजन के दृष्टिकोण से योग्य है। बात यह है, सिर्फ इतनी, ठीक है, इतनी सी बात आपको। अब सवाल यह है, आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन या जो सिलेक्शन का प्रोसेस तय किया, ठीक है, उसकी सूचना सबको होनी चाहिए, ताकि हमने नागरिकों के सभी, ठीक है, नागरिकों के वर्ग को समानता देने की बात की, सभी को समान अवसर देने की बात की। तो अगर जो उस क्षमता से युक्त हैं उन तक सूचना ही नहीं पहुंचेगी, कुछ लोगों तक पहुंचेगी, कुछ तक पहुंचेगी ही नहीं, तो आखिर सारे नागरिक कैसे भाग ले सकेंगे? इसलिए जैसे हमने पिछले क्लासेस में कहा था कि उमा देवी थर्ड में कहा, उमा देवी थर्ड से पूर्व बहुत सारे मामलों में यह कहा जाता रहा कि एडहॉक या टेम्परेरी नियुक्ति करके आप उसे राज्य के अधीन स्थायी नियुक्ति में परिवर्तित नहीं करेंगे। क्यों? स्थायी नियुक्ति या तो विधि अनुसार या वे नियम जो विधियों के अंतर्गत बनते हैं या एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस उनके आधार पर होती हैं, और एडहॉक या टेम्परेरी जो नियुक्तियां हैं उसमें उस मानक का पालन नहीं होता। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उस पद पर या उस नियोजन में आने का जिस जिस नागरिक को हक है उस सबको समान अवसर मिला, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने एडहॉक या टेम्परेरी नियुक्ति प्रथमता बिना एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड अपनाए, बिना एक वस्तुनिष्ठ, ठीक है, मापमान अपनाए नियुक्ति कर ली। प्रथमता तो आपने कोई एडवर्टाइजमेंट किया ही नहीं, कोई विज्ञापन किया ही नहीं। उस पद या उस नियोजन में आने के लिए जितने अहर व्यक्ति थे उन सबको बुलाया ही नहीं, किसी सिलेक्शन प्रोसेस से, किसी चयन प्रक्रिया से उनका चयन किया ही नहीं। आपने पहले तो जिसे चाहा एडहॉक के तौर पर ये टेम्परेरी नियोजन में रख लिया, उसके बाद उसे स्थायी कर दिया। तो उस पद और उस नियोजन में आने का समान अवसर सबको मिला ही कहां? इसलिए कोर्ट ने कहा कि नहीं, और विभिन्न मामलों में कहा कि ऐसा नहीं होगा, और अंत में उमा देवी थर्ड डिसाइड हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से, और उसने कहा कि जो अस्थायी नियुक्तियां हैं उन्हें स्थायी नियुक्ति में नहीं बदला जाएगा। और पिछले क्लास में आपसे बात हुई थी कि जब ये बात उठी कि हमारे पक्ष में एक इक्विटी अराइज हुई है, एक साम्या उत्पन्न हुई है, तो कोर्ट ने कहा कि साम्या हमेशा विधि को फॉलो करती है, साम्या के आधार पर स्थायीकरण नहीं मिलेगा आपको। और इसकी अगली बात यह है कि आपको नियोजन और नियुक्ति कितने पदों पर है उसका विज्ञापन प्रॉपर करना चाहिए, और अगर आपके रूल्स, आपके एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस या आपकी विधि इस प्रकार का प्रावधान नहीं करती तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बदल दी जाएगी। और अदरवाइज हमेशा ये प्रावधान होता ही है कि उसका एडवर्टाइजमेंट होगा, विज्ञापन होगा, ताकि नागरिकों के, ठीक है, जो वर्ग हैं सबको यह पता लगे कि अमुक नियोजन या नियुक्ति होने वाली है, और उसमें जो भी नियुक्त होने की अहर्ता रखता है वो अपने को, ठीक है, अभ्यर्थी के तौर पर विचार योग्य चयनकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत कर सके। इसलिए आप प्रॉपर विज्ञापन करेंगे, और यदि नहीं करेंगे तो प्रत्येक नागरिक अपने को चयनकर्ताओं के समक्ष उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। तो प्रथम नियम क्या है कि आप प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट, प्रॉपर विज्ञापन करेंगे, और उस एडवर्टाइजमेंट में जितनी शर्तें
पदों की जितनी संख्या आप विज्ञापित करेंगे उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। ये नहीं कि 100 पोस्टें आपने विज्ञापित की और 1000 पर सिलेक्शन कर लिया। क्यों? इसलिए कई बार जो विज्ञापित पोस्टों की संख्या होती है उसे देखकर जो अहर और योग्य अभ्यर्थी है वो अप्लाई ही नहीं करता। आप ही कहते हैं अरे 5 तो पोस्टें हैं, कहां करें, और 100 होती तो शायद आप भी करते। ठीक है, इसलिए ऐसा आप नहीं करेंगे कि जितने पद और जैसी शर्तें आपने एडवर्टाइजमेंट में दी उससे अलग हटकर आप नियुक्ति करें। अब आप सोचें, अगर कार्यपालिका ये सब ऑब्जर्व कर ले तो न्यायपालिका का काम क्या बचा? क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं करते। आप चूंकि ठीक से रहते नहीं, आप जीवन में न्यूनतम नैतिकता का पालन ये भी नहीं करते, इसलिए पुलिस है। अगर आप न्यूनतम ही सही, न्यूनतम विचार की चोरी खूब करें, किसी की जंगम संपत्ति तो न चुराएं, तो पुलिस का कोई मतलब है ही नहीं, पुलिस होगी नहीं उस समाज में। ठीक है, तो पुलिस की मौजूदगी आपकी बदतमीजी की वजह से है। पुलिस का महत्व तो आपके जो नीच प्रवृत्ति है उसके कारण से है। और आप बताते हैं पुलिस को सुधारो। अरे पुलिस क्यों सुधरेगी जब तुम ही नीच हो? तुम जिस दिन सुधर गए उस दिन पुलिस सुधर गई। ठीक है, आप ही नहीं सुधरते। अगर पुलिस वाकई नीच है और आप उससे संबंध नहीं रखना चाहते तो एक पुलिस इंस्पेक्टर आते ही तुम चमचागिरी क्यों शुरू कर देते? अरे बात ही मत करो। ठीक, इतना तो कर सकते हो, ऐसा व्यवहार करो मानो वो कोई ठीक है अस्पृश्यता व्यक्ति हो, उससे बात ही मत करो। देखो कल से सुधरना जाए तो बताना, लेकिन नहीं। आइए इंस्पेक्टर साहब, आप तो हो सकता है उसके जूते अपने सिर पर रखवाओ कि हमारे सिर पर रखकर चलिए, और बताते ही वो खराब है। सोचो तो आपके कृत्य में और आपके आचरण में और आपके बोलने में कितना फर्क है। तो आप ये नहीं करेंगे कि पद और शर्तें जो आपने विज्ञापित की उससे अलग नहीं हटेंगे। और अगर नियम इस विषय में सशक्त करते हैं कि हट भी सकते हैं, ठीक है, तो हट भी सकेंगे, लेकिन नियम जिस परिस्थिति में हटना ठीक है स्वीकृत करते हैं वही परिस्थिति हो तो ही हटेंगे। ठीक है, और नियम हमेशा ये कहते हैं कि कोई आपात दशा हो तो एडवर्टाइजमेंट में जो पोस्टें विज्ञापित की गई उनकी संख्या घट और बढ़ सकती है, लेकिन आपको शो करना होगा कि वो कौन सी दशा थी। आप देखें नौकरियों के जो विज्ञापन निकलते हैं उसमें लिखा होता है ठीक है कि पोस्टें घटाई और बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन फिर बताना होगा कि पोस्टें क्यों घटाई थी, क्यों बढ़ाई थी, सारी क्यों नहीं विज्ञापित की। और अगर ऐसा नहीं पता लगा तो फिर क्वेश्चन किया जाएगा। यानी नागरिकों के लिए समान अवसर। तो प्रथम बात क्या है? एडवर्टाइजमेंट। अब सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ, तो आप तो पहले ही हम कह चुके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन और सिलेक्शन प्रोसेस दोनों युक्ति संगत होने चाहिए। ये नहीं कि सिविल सर्जन की नियुक्ति होनी हो तुम बताओ कि बाधा दौड़ जो 100 मीटर की पास कर लेगा उसे हम नियुक्ति देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? जो नियोजन और नियुक्ति है ठीक है उस पर नियुक्त होने के लिए जिस ढंग का आदमी चाहिए उसी ढंग का सिलेक्शन प्रोसेस ये होना चाहिए। अब कोर्ट ने यह भी कहा ठीक है कि सिलेक्शन प्रोसेस युक्ति संगत होना चाहिए। मानिए पोस्ट ऐसी है, मान लीजिए पोस्ट ऐसी है जहां हमें मैच्योर पर्सनालिटी चाहिए,
मैच्योर पर्सनालिटी चाहिए। ठीक है, हम जिला अस्पताल में साइकोलॉजिस्ट इसकी नियुक्ति करना चाहते हैं। ठीक है, वही बात, मैच्योर पर्सन कौन है? कथा आती कि राजा ने हाथी बेच दिया है गांव में और कहा जिसने सूचना दी कि हाथी मर गया उसी को फांसी मिलेगी। हाथी तो मरना ही है एक दिन, हाथी मर गया, लेकिन जो मैच्योर पर्सनालिटी का आदमी है उसने राजा को सूचना भी दे दी और राजा फांसी भी नहीं दे सका, कि उसने कहा कि हाथी सुबह से महाराज न खाता है, न पीता है, न उठता है, न कुछ करता है, आंखें भी बंद हैं। बस उसने इतना ही नहीं कहा कि मर गया, बाकी सब मरने के लक्षण कह दिए। और राजा ने कहा तो क्या मर गया? उसने कहा साहब हम कैसे कह सकते हैं, या तो आप, तो अगर मैच्योर आदमी जरूरत है तो इंटरव्यू से सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू से सेलेक्ट होगा। और अगर बहुत अब बड़े ठीक से सुनने की बात है, क्योंकि आपकी धारणाएं विपरीत हैं। अगर मैच्योर आदमी जरूरत है तो इंटरव्यू से, और इमैच्योर जरूरत है तो रिटन टेस्ट से। अगर इमैच्योर जरूरत है तो रिटन टेस्ट से, क्योंकि रिटन टेस्ट में आप कुछ नहीं जांच सकते हैं, उसकी मैच्योरिटी का कुछ पता नहीं लगता, उसकी सोच का कुछ पता नहीं लगता, उसकी प्रकृति का कुछ पता नहीं लगता। तो प्रश्न पूछा गया, आपने उत्तर दे दिया। हो सकता खाली वही पता हो सकता आप एकदम बदतमीज आदमी हो, चलो आप सब भांति अच्छे आदमी हैं, सब भांति महाज्ञानी है, तो क्या रावण राजा होने योग्य है? महाज्ञानी है तो क्या ज्ञानी राजा ही होने योग्य है? होते रहे आप बहुत योग्य। हमें जो पोस्ट पर लाना है वो किसके लिए? लोक कल्याण, ये लक्ष्य। तो ये है, हमें मैच्योर आदमी की जरूरत हो सकती, हमें सामान्य व्यक्ति की जरूरत हो सकती। तो कोर्ट ने कहा है कि मैच्योर पर्सनालिटी के लिए इंटरव्यू, ये सिलेक्शन का प्रोसेस रीजनेबल है, अगर अपनाया जाता तो गलत बात नहीं। और पोस्ट अगर सामान्य है तो सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा होना चाहिए? रिटन प्लस वाइवा, दोनों होने चाहिए। लेकिन सवाल यह है, कोर्ट ने इसको भी ध्यान में रखा है कि इंटरव्यू अगर बहुत सारे लोगों का लिया गया तो इंटरव्यू एकदम कैजुअल हो जाता है, एकदम कैजुअल। हमें मैच्योर आदमी चाहिए और इसलिए हमने सिलेक्शन का प्रोसेस इंटरव्यू रखा, युक्ति संगत है। लेकिन इंटरव्यू किसका लें हम? सबका, जितने उस पद के लिए अहर व्यक्ति हैं उन सबका लें तो इंटरव्यू कैजुअल हो जाएगा। ये स्थिति आप अपने कॉलेजेस में होने वाले वाइवा में देख सकते हैं। केवल शुरुआती 5-10 बच्चों का वाइवा होता है, उसके बाद सवाल वही, ठीक है, ड्रेस क्यों नहीं पहनी, और जो तो ड्रेस पहनता है बहुत अच्छा बच्चा है, और जो तो पीसीएसजे में देखते ही लग रहा है कि सेलेक्ट हो जाएगा। इस ढंग की बातें वहां होती हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता वाइवा में। इंटरव्यू एकदम कैजुअल हो जाता है, ठीक है, बस गए और बाहर पूछ रहे थे अंदर क्या पूछ रहे, उन्हें कुछ नहीं पूछ रहे, खाली कॉपी देख रहे, फाड़ के फेंक रहे और नाश्ता कर रहे बैठे, ये हो जाता है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे आप, पहले शॉर्ट लिस्ट करिए, ठीक है, ताकि इंटरव्यू हो सके। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका फिर प्री मेंस, इसमें आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे, इसलिए इंटरव्यू हटेगा नहीं, रहेगा, क्योंकि उससे पर्सनालिटी असेस होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे गड़बड़ होती, तो गड़बड़ तो हर काम में हो रही, लेकिन काम करना तो नहीं छोड़ दिए जाएंगे, काम तो होंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू मैच्योर
पर्सनालिटी के चयन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये रखी जा सकती है, जरूरी नहीं है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हमें रेलवे में पोर्टर चाहिए, ठीक है, हमें अब तो कोयले वाले इंजन बचे नहीं, हमें कोयला झोंकने वाला चाहिए, तो उसमें हम पीएचडी क्या करेंगे, ठीक है। उसमें सिलेक्शन प्रोसेस ये भी हो सकता है कि जो 10 घंटे दौड़ लेगा, अर्थात जिसमें शारीरिक क्षमता है, ठीक है, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो प्रत्येक नियोजन और प्रत्येक पद उसे देखकर सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, तय किया जाएगा और वो युक्ति संगत होना चाहिए। इसलिए यूनिवर्सल कुछ नहीं कहा जा सकता कि इंटरव्यू सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, वाइवा सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, रिटन टेस्ट सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। हमेशा एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो नियोजन और नियुक्ति है उसे देखते हुए जो सिलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन होना चाहिए, वो होगा। एक सामान्य सी बात। और आनुवंशिकता, हेरिडिटरी अपॉइंटमेंट नहीं होंगे, ठीक है। पहले चौकीदारों के पदों पर नियुक्ति के लिए विशेष वंशों से नियुक्ति हो जाती थी, क्योंकि वंश उद्भव ये 16(2) में वर्गीकरण के आधार के तौर पर प्रोहिबिटेड किया गया है। इसलिए वर्गीकरण का वो आधार हो ही नहीं सकता कि इस विशेष वंश के ही लोग अमुक पद पर आएंगे। वो पद छोटा है बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप तुम छोटे पद पर नियुक्ति करोगे, कल बड़े पर करोगे, ठीक है। इसलिए वो होगा ही नहीं, बात ही खत्म है, ठीक है। ये नियुक्ति के मामलों में समानता। कोई, हमने पिछली बार भी कहा, अपने राजनैतिक विश्वासों के आधार पर नियुक्ति के अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। और यह बात इतने दिनों चली है हिंदुस्तान में कि हमने पिछली बार भी कहा था कि अपने पिताजी माताजी से पूछोगे तो ये बताएंगे कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, वो तो गवर्नमेंट सर्विस में आ ही नहीं सकता। ये मना किया गया कि कोर्ट तक पहुंचा है। और हाँ, ये ठीक है, जिस दिन आप नियुक्त हो गए उस दिन से पॉलिटिकल पार्टीज में भाग नहीं लेंगे। क्यों? फिर आप अदर पॉलिटिकल बिलीफ के लोगों के साथ भेदभाव कर सकते हैं, ये बात आ सकती है। तो वो एक युक्ति संगत प्रतिबंध है जो लगाया जा सकता है आपके संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर, वो हो सकता है। लेकिन उससे पूर्व का हमारा राजनीतिक विश्वास क्या है, इससे कोई लेना देना नियुक्ति के लिए नहीं। दूसरा, आप वेटिंग लिस्ट, आप सोचें इस देश में क्या क्या हुआ है, ठीक है। नहीं हुआ तो ये विषय आए कहां से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे ये विषय। आप वेटिंग लिस्ट लंबे समय तक नहीं रखोगे, लंबे समय तक नहीं, एक युक्ति संगत समय तक रहेगी, ठीक है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस बार जो लोग प्रतीक्षा सूची में आए हैं, अगली नियुक्तियां जब आएंगी तो पहले इनमें से नियुक्ति कर दी जाए क्योंकि ये प्रतीक्षारत है। नहीं, इनकी प्रतीक्षा सूची इन नियुक्तियों की बाबत है। इन नियुक्तियों में से कोई छोड़ेगा तो इन्हें नियुक्ति हम देंगे, और वो भी एक युक्ति संगत समय तक, 2 महीना 3 महीना। ये नहीं 2 साल बाद छोड़े तो हम उसे नया पद मानेंगे, उसे फिर तो वो नया पद है। और नई नियुक्ति जब भी आएगी तो उस पर सबको नियुक्त होने का हक होगा, ठीक है। तो आप नियुक्ति के क्षेत्रों में जो सिलेक्शन प्रोसेस है रीजनेबल रखेंगे, सिलेक्शन के अवसरों की सूचना प्रॉपर ढंग से सबको देंगे, ठीक है। शर्तों में नियुक्ति की मनमाने परिवर्तन नहीं करेंगे, और इस ढंग से नियोजन संबंधी मामला जो नियुक्ति पहला है उसमें समानता सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। दूसरा, जो मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी है, इसलिए हमेशा वर्गीकरण का आधार युक्ति संगत होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए,
और तर्कपूर्ण होना चाहिए, और उसका प्राप्त होने वाले उद्देश्य से युक्ति संगत संबंध होना चाहिए। मृतक आश्रित को नौकरी देने का उद्देश्य क्या है? ये कि जब सोल ब्रेड अर्नर, एकमात्र जीविका कमाने वाला अर्ली स्टेज में, ठीक है, परिवार की ऐसी अवस्था नहीं है कि वो स्वयं के स्तर पर सरवाइव कर सके और उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उस परिवार को संबल देना, यह है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? एक परिवार को सहारा देना जो अपने लिए आजीविका कमाने वाले की मृत्यु के कारण बेसहारा हो गया, असमय ही बेसहारा हो गया, ठीक है, उसको सहारा देना, यह मृतक आश्रित में नौकरी देने के पीछे उद्देश्य है, ठीक है। तो मृतक आश्रित एक वर्ग हुआ, लेकिन इनमें से मृतक आश्रित को नौकरी मिलनी चाहिए, अर्थात जो मृतक आश्रित है नागरिकों के उस वर्ग को शेष नागरिकों के वर्ग से अलग करके नौकरी दी जा सकती है। यहां तक वर्गीकरण परमिसेबल हो गया। अब मृतक आश्रित नौकरी, ठीक है, नागरिकों का वर्ग बन गया। अब मृतक आश्रित वर्ग को नौकरी देने का उद्देश्य यह नहीं है कि हमें कार्य कुशल व्यक्ति चाहिए, ये इस वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं। वहां है जब जनरल हम दे रहे हैं तब हमें योग्यतम चाहिए, यहां तो हम रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए आजीविका कमाने वाला जिस पद पर था उस पद पर नियुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां योग्यतम ही पहुंचेगा। उस विभाग में जो सबसे छोटा पद है उस पर नियुक्ति दी जा सकती है, वो भी तब जब मृतक आश्रित नागरिकों का जो वर्ग बना उसमें आने वाले नागरिक उस छोटे पद पर नियुक्त होने के अहल हो, ठीक है, सबसे छोटे। क्योंकि उद्देश्य क्या है? नौकरी देना। यहां उद्देश्य भिन्न हो गया है, इसलिए योग्यतम का चुनाव नहीं, ठीक है, ये रहेगा। लेकिन उद्देश्य क्या है? जीविका देना, यह उद्देश्य। तो हम देखेंगे कि मृतक आश्रित नागरिकों का जो वर्ग बना, इसमें से वे मृतक आश्रित जो जीविका के बिना जीवन नहीं चला सकते, उन्हीं को देंगे। मृतक आश्रित तो प्रत्येक मृतक कर्मचारी के आश्रित कहलाएंगे, लेकिन प्रत्येक मृतक कर्मचारी के आश्रित अपनी जीविका न चला सकते हो, यह बात नहीं है, ठीक है। भाई मृतक आश्रित के रूप में छूटा कौन? पत्नी, बेटा, ठीक है, बेटी। बेटा बेटी 18 से ऊपर हो गए, वेल क्वालिफाइड है, सारी चीजें, तो अपने स्तर पर देखें, नौकरी पाएंगे। हाँ, जो पत्नी है उसकी चिंता, तो उसे तो पेंशन मिलेगी, उसे तो पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन है, जो भी आज भी पेंशन तो आ तो गई, ओपीएस एनपीएस जो भी मिलेगी वो मिलेगी, तो जरूरत कहां बची? ठीक है, संवेदना हो सकती है आपके साथ, लेकिन अन्यों के साथ भी संवेदना रखनी ही है। आपका हक किसी चीज पर ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो मृतक आश्रित बुद्धिमत्तापूर्ण, वास्तविक और तर्कपूर्ण अंतरक के आधार पर निर्मित वर्ग है, ठीक है। और इस वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? वो परिवार जिसमें जीविका कमाने वाला असमय काल कवलित हुआ है, उसको सहारा देना। तो ये जो मृतक आश्रितों का वर्ग आया, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर, ठीक है, इस वर्ग में से जो लोग नियुक्त होने लायक होंगे उन्हीं को तो हम नियुक्त करेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि मृतक आश्रित के रूप में अनुकंपा नियुक्ति, ये किसी का हक नहीं है, किसी का हक नहीं,
जो नियम बनाए गए हैं इस संबंध में, उनके मुताबिक आप नौकरी के पात्र होंगे तो मिलेगी, और नहीं तो नहीं। इसीलिए आप समाज में देखते हैं कुछ को मिली, कुछ को नहीं मिली। ठीक है, ये नियोजन संबंधी मामले हैं। प्रमोशन, 3 बातें समझ लेने योग्य हैं। पहली चीज, प्रमोशन का चांस मिलना, यह आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि यह नियोजन का परिणाम है, यह नियोजन संबंधी मामला नहीं है। अगर आपकी सर्विस कंडीशंस को ऐसे अमेंड किया गया, ऐसे संशोधित किया गया कि आपके प्रमोशन चांस घट गए, तो आपके किसी मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन आप उस मापदंड के अनुसार जो लोगों को प्रमोट करने के लिए अपनाया गया, प्रमोट होने के लिए हकदार थे, अर्थात आप प्रमोशन के लिए कंसीडर होने के हकदार थे, और आपको कंसीडर नहीं किया गया, अब आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, क्योंकि आप उस वर्ग में थे जिसको प्रमोशन दिया गया और आपका नाम कंसीडर नहीं हुआ, आपको या आपके नाम को विचार में नहीं लिया गया, जबकि आप भी उस वर्ग में रखे जाने योग्य थे जिस वर्ग को प्रोन्नति दी गई। अब आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, या एक्चुअली जब प्रमोट किया गया आपका नाम भी रखा गया उस वर्ग में, लेकिन जब वास्तव में चयन किया गया प्रमोशन के लिए, तब आपके साथ भेदभाव किया गया, अब भी आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ। और प्रमोशन हर कर्मचारी का हक नहीं है, हर कर्मचारी का हक नहीं है। प्रमोशन किस लिए होता है? ताकि कर्मचारियों में कार्य कुशलता ये बढ़े, उन्हें लगे कि हमें रिवार्ड मिलेगा और वो अधिक कार्य कुशलता के साथ काम करें, इसके लिए प्रमोशन होता है। प्रमोटेड जो पोस्ट वो ज्यादा जिम्मेदारी की होती है, तो उस जिम्मेदारी के पद पर पहुंचना सिर्फ कार्य कुशलता, सिर्फ ईमानदारी है, ठीक है, या अपने कर्तव्य के पालन, इसी आधार पर उस पोस्ट को धारण करने योग्य आप नहीं बन सकते, क्योंकि उस पोस्ट के अपने कुछ कर्तव्य हैं, उन्हें निभाने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए। तो जो प्रमोटेड पोस्ट है उससे संलग्न जो कर्तव्य और दायित्व उनको निर्वाह करने की क्षमता जिन कर्मचारियों में है, उन कर्मचारियों का वर्ग निर्मित करने हेतु एक अंतरक चुना जा सकता है, और उस अंतरक के आधार पर कर्मचारियों का वो वर्ग बनाया जा सकता है जिन्हें हम प्रमोशन के लिए कंसीडर करेंगे, जिन्हें हम प्रमोशन के लिए कंसीडर करेंगे, उन्हें प्रमोशन देंगे ऐसा कोई वायदा नहीं है। और प्रमोशन के लिए कंसीडर करने योग्य कर्मचारियों का चुनाव करने के लिए जो अंतरक हम रखेंगे वो वास्तविक बुद्धिमत्तापूर्ण और तर्कपूर्ण होना चाहिए, और उसका एक युक्ति संगत संबंध उस प्रोन्नत पद से भी होना चाहिए, उसके कर्तव्य और दायित्वों से भी होना चाहिए। और जब ये वर्ग बनेगा तब हम क्या करेंगे, इन नागरिकों इन कर्मचारियों के वर्ग में से योग्यतम का चुनाव उस पोस्ट के लिए करेंगे। इसीलिए कहा जाता 3 नाम गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हेतु, तो उनमें से एक होगा, उनमें से योग्यतम को हम चुनेंगे, ठीक है ना। 3 और कहा जाता है 3 भेजिए, ठीक है, और 3 समान क्षमता के लोग वहां पर जाते हैं, फिर योग्यतम का चुनाव ये होगा। और इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस योग्यतम, जो सिलेक्शन प्रोसेस मतलब प्रमोशन का जो प्रोसेस है वो योग्यतम। अब
प्रमोशन के लिए दो मानक अपनाए जाते हैं, दो टेस्ट रखे गए, एक सीनियोरिटी कम मेरिट, एक मेरिट कम सीनियोरिटी। इससे चुनाव होता है हमेशा। जब भी प्रमोशन दिया जाएगा, मेरिट कम सीनियोरिटी और सीनियोरिटी कम मेरिट। पद ऐसा हो सकता है जहां में सीनियोरिटी की जरूरत है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? अगर दो कर्मचारियों की मेरिट एक जैसी है, मेरिट एक जैसी है, एक की सीनियोरिटी ज्यादा है, तो हम उसे चुन लेंगे, क्योंकि पोस्ट ऐसी जहां सीनियोरिटी कम मेरिट, ये टेस्ट लगना चाहिए। ऐसा कब होता है? जब मेडिकल कॉलेज में हमें एक विषय के प्रोफेसर की जरूरत है, ठीक है, वहां डीएम एमसीएच तो सभी होंगे, वहां सीनियोरिटी की हमें जरूरत है, सीनियोरिटी कम मेरिट। जहां भी प्रोफेशनल स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हमें अधिवक्ता चुनना है जो गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करे, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, तो हमें सीनियोरिटी कम मेरिट चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं, ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, वहां सीनियोरिटी ये ज्यादा काम में आती है, मेरिट कम, ठीक है ना। लेकिन मेरिट ही नहीं है, खाली सीनियोरिटी है तो भी नहीं। बोले कचहरी में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी या किसी भी व्यवसाय जो विभिन्न कचहरियों में होते हैं, विभिन्न ढंग के व्यवसाय, उनको करने वाले व्यक्ति को हम अधिवक्ता के तौर पर खड़ा कर देंगे, क्योंकि वो भी सीख गया है कि इसके बाद ये एप्लीकेशन है, उसके बाद वो एप्लीकेशन दी जाती है। नहीं, उसके बाद मेरिट ही नहीं है, खाली सीनियोरिटी नहीं, सीनियोरिटी कम मेरिट। और दूसरा मेरिट कम सीनियोरिटी। काम ऐसा है, उन्हें कहे बीडीओ का चुनाव होना है, अरे तो क्या करेंगे बीडीओ का, वहां सीनियोरिटी क्या जरूरत? बीडीओ को तो पॉलिसी बनानी नहीं है, इंप्लीमेंट करनी है। बनाएगा तो शासन। हाँ, तुम समझ लो इतना जरूरी है, अंग्रेजी में आ गया, अब तुम पढ़वाने वन चले गए, तो ये ना हो, तो मेरिट कम सीनियोरिटी, ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। और जिसको अवसर मिलना चाहिए प्रमोशन का, उसको मिले ही, ठीक है। ये नहीं करेंगे आप कि क्या किया, एक के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन चलना है। पहले क्या होता था, बैड एंट्री दे दी कर्मचारी को, वो तो पता ही नहीं है बैड एंट्री हमें मिल गई, बैड एंट्री पता ही नहीं। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, कॉन्फिडेंशियल ठीक है, जो एंट्रीज देने का हक होता है सुपीरियर अफसर्स को, वो सर्विस बुक में बैड एंट्री उन्होंने दे दी, अब पता ही नहीं है। हमें कब पता लगेगा? जब प्रमोशन का अवसर आएगा, ठीक है। और प्रमोशन का अवसर आ भी गया, हमें कब पता लगेगा? जब मेरा नहीं होगा आपका हो जाएगा, तब हम पूछेंगे क्यों नहीं हुआ, तब हमें पता लगेगा मेरी बैड एंट्री थी इसलिए नहीं हुआ। यह भी व्यवस्था चलती रही 10-15 साल तक। कैसे कैसे उत्पीड़न किया है, कैसे कैसे आदमी को मजबूर किया है कि तुम एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल फेथ इसके हो जाओ, नहीं तो तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, ठीक है। बैड एंट्री दे दी, पता ही नहीं। अब सब प्रमोट हो गए, हम रह गए। अब हमने पूछा, अब हम उस बैड एंट्री के खिलाफ जो हमें विभाग में उपलब्ध अधिकार हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। अब कानून देखने में तो बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे बैड एंट्री मिल जाएगी तो अपील हो जाएगी, अपील हो जाएगी तो ये हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा, फलाना ढिमाका। लेकिन वो कब कब मिलेगा, इसकी प्रक्रिया ऐसी बनाएंगे कि तुम्हारा खूब शोषण करेंगे, हम बताएंगे ही नहीं। अब कर लो तुम उपाय, सब प्रमोट हो गए, हम मुकदमा लड़ रहे हैं बैड एंट्री को लेके। इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने अब 2 बातें कह दी कि नहीं, पहली चीज आप हम वो
इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि कानून अब बनाइए। उन्होंने कहा ऐसा आपको करना चाहिए, ये कहा। लेकिन बड़ा आदमी जब चाहिए भी कह देता है तो उसका मतलब भी होता है कि करना ही पड़ेगा, तो कर दिया। ये कहा कि सबसे पहली बात, आप जैसे ही बैड एंट्री देंगे वैसे दूसरा कम्युनिकेट करेंगे। ये नहीं बरसों बरस आप बताएंगे ही नहीं, और तुरंत आप बताइए तो हमने बैड एंट्री दी, और ताकि वो जो भी उसके लिए उसके पास उपलब्ध कानूनी विकल्प है उनका सहारा लें। तो दूसरी बात कि अगर इस बीच प्रमोशन होता है तो उसका नाम कंसीडर होगा, चलती रहे उसके खिलाफ जो भी एक्शन आप ले रहे हो वो सब चलते रहे, उसका नाम कंसीडर होगा। अगर एलिजिबल है प्रमोशन के लिए अन्य टेस्ट के मतलब योग्यता वो भी पाएगा, ठीक प्रमोट होगा। और प्रमोट होने के बाद उसका नाम एक लिफाफे में बंद करके रख दिया जाएगा। फिर जो परिणाम आएगा उन कार्यवाहियों के उसके मुताबिक उसी डेट से वो प्रमोट माना जाएगा। ठीक है, ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया, वहां से डिसाइड हुआ। और उन्होंने कहा प्रमोशन के लिए जो कर्मचारी हैं इनमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ये भी एक वैलिड क्राइटेरियन हो सकता है उन नागरिकों के वर्गों का निर्माण करने के लिए जो प्रमोट किए जाने हैं। ठीक है ना, फिर उनमें से प्रमोट होगा। लेकिन ऐसा करते समय भी हम ये देखेंगे कि प्रमोशन की जो पोस्ट है उसके पद और कर्तव्य क्या है। जैसे ये नहीं, एक मामले में किया लाइनमैन जो थे उनमें से सुपरवाइजिंग लाइनमैन इसकी नियुक्ति होनी थी। बोले जो ग्रेजुएट होगा उसे कर देंगे। उन्होंने कहा भाई इसमें ग्रेजुएशन की क्या जरूरत, एक जैसी स्थितियों में वो लोग काम कर रहे हैं। और लाइनमैन ने लाइन ठीक डाली या नहीं इसके लिए तो अनुभव होना चाहिए, इसके लिए पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि कानून में कोई बात यूनिवर्सल नहीं है। आप यूनिवर्सल बात मान के चलते हैं कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा वो नियुक्त होगा। अरे तुम्हारी जो पढ़ाई लिखाई है ही नहीं। वही बात कहते हैं ना, जीसस ने कहा कि जो धनवान होंगे वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तुम इस बात का मूर्खतापूर्ण अर्थान्वयन करते हो कि जिसके पास पैसे होंगे वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। व्यक्ति के पास धन हो सकता है लेकिन वो धनवान न हो, ये हो सकता है। धन है उसके पास, राम राजा हैं लेकिन योगी हैं। क्यों? इसलिए एक क्षण पहले राजा हो रहे थे और अगले क्षण वनवास जाना है, लेकिन चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, उतना ही प्रसन्न, उतना ही कुछ। इसका मतलब राजमहल में रहते हुए भी राजमहल की सुविधाएं उन्हें आकर्षित नहीं कर रही है, आकर्षित नहीं कर रही। इसका मतलब यह भी नहीं कि वो राजमहल की सुविधाओं का उपभोग नहीं कर रहे। वो मूर्ख है जिसके पास सुविधा हो और वो उसका उपभोग न करे, वो मूर्ख है। ठीक है, आपकी धारणाएं ऐसे हैं। आकांक्षा ये नहीं होनी चाहिए, जो है ठीक है। राजमहल है तो उसमें रहेंगे, जंगल में रहना पड़ेगा जंगल में रहेंगे, क्योंकि रखने वाला तो वो है। राजमहल में रखना उसने उचित जाना होगा तो वहां रख रहा है, जंगल में रखना उसने उचित जाना होगा तो जंगल में रख रहा है। मेरा कल्याण दोनों जगह होगा, क्योंकि उसकी मेरे से दुश्मनी तो नहीं। जहां रखेगा वहां कल्याण ही होगा। और राम जंगल में रहे, और राम राम ही तब हुए जब वो जंगल गए, अन्यथा वो एक राजा के लड़के थे, बस बात खत्म हो जाती है। अब मार रोते चीखते बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए जाते तो बेवकूफी थी। ठीक है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं। धनवान वो है जो धन को अपना मानता है, अर्थात जिसमें इच्छा है कि ये धन मेरे पास रुके, वो है धनवान। और खाली धन नहीं, तुम धन किसे मानते हो, मुख्य बात यह। जैसे हमने कहा था ना
कि कोई हो सकता है वो अपने सिद्धांतों के लिए पैसा छोड़ दे, और कोई हो सकता है जो पैसों के लिए कुछ भी छोड़ दे। दोनों प्रकार के लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कहते घास की रोटी खा लेंगे, झुकेंगे नहीं। और ऐसे लोग भी कर रहे अब चूतिया हो क्या यार, अरे भाई 2 मिनट ये आए, इनके पैर छूने पड़े, ये गए अपने घर, हम ये लेटे आराम से, तो इसमें क्या गलत हो गया? हर प्रकार का आदमी, तुम धन क्या मानते हो, लेकिन तुम कुछ भी मानते हो धन, लेकिन अगर खुद को धनवान मानते हो, इसका मतलब खुद को कुछ मानते हो, इसका मतलब खुद के अस्तित्व का तुम्हें विश्वास है, तो तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकते, क्योंकि जब तक तुम हो तब तक ईश्वर है ही नहीं। कबीर ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब अब हरि है मैं नहीं। तो वही कानून में कोई एक सेट प्रिंसिपल नहीं है। आप लोग ये मान के बैठते हैं प्रमोशन उसे मिलेगा जो पीएचडी होगा। अरे भाई पोस्ट देखी जाएगी, पोस्ट से संबंधित दायित्व और कर्तव्य क्या है वो देखे जाएंगे, उसके हिसाब से प्रमोशन की पॉलिसी अडॉप्ट होगी। मेरिट कम सीनियरिटी या सीनियरिटी कम मेरिट, ये होगा। प्रोबेशन का मतलब क्या होगा? आप नियुक्त हो गए, अच्छा खाली आप सेलेक्ट हो गए, इससे नौकरी पाने का कोई हक आप में नहीं हुआ। आप सेलेक्ट हो गए, अंतिम रूप से चयनित हो गए। अभी चयनित हुए, जब तक नियमानुसार अपॉइंटमेंट लेटर आपको ना मिले तब तक आप कर्मचारी नहीं है, आपको निकाला जा सकता है। इसीलिए पुलिस वेरिफिकेशन और 20 चीजें उसके बाद भी होती रहती है। हाँ, मनमाने ढंग से निकाला गया तो 14 का विरोध है, आप नियुक्त होंगे, लेकिन कोई इनहेरेंट राइट, कोई अंतर्निहित अधिकार आप में आ गया, ऐसी बात नहीं। नियुक्त चयनित होने मात्र से, और इवन चयनित होने के बाद भी, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी आपकी उस पोस्ट पर सुइटेबिलिटी, इसको देखने का पूरा हक है किसे? नियोक्ता को। नियोक्ता देखेगा कि आप किस ढंग से उस पद पर काम कर रहे हो, एफिशिएंटली काम कर पा रहे हो या नहीं, और इसी को प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। और अगर नियोक्ता ये पाता है कि यू आर नॉट ए फिट पर्सन, नो डाउट यू हैव गॉट सेलेक्टेड, ठीक है, बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ऑल द क्राइटेरिया, ठीक है, विच वर फिक्स बाय द अपॉइंट, ठीक है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी उसके द्वारा। लेकिन इसके बाद भी आप जब कार्य रूप में आए तो निहायत बेवकूफ आदमी साबित हुए, तो आपको प्रोबेशन पीरियड से भी निकाला जा सकता है। इसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि अन्य लोगों को रखा और हमें निकाल दिया, मेरे साथ असमानता हुई। क्यों? आप उस वर्ग में आए ही नहीं जो योग्यता है। इस सबको असमानता नहीं माना जाएगा। हाँ, जानबूझकर मनमाने ढंग से निकाला गया, बिल्कुल। तो प्रोबेशन हो, ट्रांसफर भी मनमाने ढंग से नहीं, ये ठीक है, किसी को कहीं से भी ट्रांसफर किया जा सकता है, ये सर्विस कंडीशन पे है, इसलिए नॉर्मली ट्रांसफर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर किसी को पनिश करने के लिए, वो ठीक से काम कर रहा था, सिर्फ पनिश करने के लिए ट्रांसफर किया जा रहा, तो ये मनमानापन है जो अनुच्छेद 14 का विरोध करेगा, और 16(1) का भी विरोध करेगा, क्योंकि 14 में जो है वही 16(1) में है, ठीक है, वही 16(1) में। तो ट्रांसफर हो, प्रमोशन हो, आपका सीनियरिटी हो, नियुक्ति हो, इन सब मामलों में समानता रहेगी। और सबसे प्रमुख बात, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन भी रहेगा। ये एक प्रिंसिपल है, इस पर कल हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद रिजर्वेशन पोस्ट में कैसे होगा।